बनाना के बारे में डिस्कस करेंगे। और बनाना भी न्यूज़ में है क्योंकि ये दुबई जा रहा है। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं क्या है, जलगांव फार्मर्स एक्सपोर्ट जीआई सर्टिफाइड बनाना टू दुबई। तो जो जलगांव एक सिटी है महाराष्ट्र में है, और वहाँ से जो बनाना है, वहाँ का जीआई सर्टिफाइड जो बनाना है वो दुबई जा रहा है। तो इसीलिए इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। और ये यहाँ पे बनाना का जो इम्पोर्टेंट कुछ फीचर है वो देख सकते हैं। तो बनाना फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जलगांव बनारस हैज हाई स्पिनिंग एबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे देख रहे हैं ग्लोबल बनाना प्रोडक्शन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रोडक्शन होता है तो वो देख रहे हैं इंडिया है। इंडिया टॉप पे है, उसके बाद यूएसए है, अफ्रीका है, चाइना है, इंडोनेशिया है और उसके बाद फिलीपींस है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन बनाना है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो फर्स्ट में देख रहे हैं नंजनगुड बनाना है जो कि कर्नाटका से है, और बेरुपच्छी हिल बनाना है जो कि तमिलनाडु से इसको जीआई टैग दिया गया है, और सिरुमलाई हिल बनाना है जो कि तमिलनाडु से है। कमलापुर रेड बनाना है जो कि कर्नाटका का है। चेनगलीकोडन नेंड्रन है जो कि केरल का है, और जलगांव बनाना है जो कि महाराष्ट्र के है, जो कि अभी दुबई जा रहा है, इसीलिए ये बहुत न्यूज़ में है। और यहाँ पे जीआई लोगो एंड स्लोगन देख सकते हैं, अतुल भारत की अमूल निधि। और जीआई क्या होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन is a sign used on product that have a specific geographical origin and possess quality specific to the place of origin। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है जो कि एक साइन है जो कि यूज किया जाता है प्रोडक्ट के लिए, स्पेसिफिक किसी ज्योग्राफिकल ओरिजिन से होते हैं उसको दिया जाता है, और उसमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी पाए जाते हैं, इसीलिए उसे दिया जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ टैग। टैग का बेनिफिट क्या होता है, तो इससे होता है बेटर प्राइसिंग होता है, और बूस्ट करता है एक्सपोर्ट, इंक्रीज करता है ट्रस्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। जैसे अभी देखते हैं जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं उसके जीआई टैग अगर दिया जाता है तो उसका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होने लगता है। जैसे अभी देख रहे हैं कि लीची कुछ दिन पहले न्यूज़ में था क्योंकि उसका फर्स्ट कंसाइनमेंट था जो यूके जा रहा था। उसके बाद मैंगो देखे थे, मैंगो भी न्यूज़ में था, यूके जा रहा था। और आज बनाना देख रहे हैं ये दुबई जा रहा है। तो इससे क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है वो बूस्ट करता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कुछ स्टेट है इंडिया में, कौन कौन से वैसे स्टेट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। तो सबसे यहाँ पे देख रहे हैं नंबर 1 पे अगर कोई है तो कर्नाटका है जिसको 39 प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग दिया गया है। और इस यहाँ से जो मेनली रूप से है मैसूर सिल्क है, और कुर्ग ग्रीन कार्डिमम है, और उसके बाद यहाँ वेस्ट बंगाल से देख रहे हैं दार्जिलिंग टी है, और उसके बाद यहाँ देख रहे हैं गुजरात से है गिर केसर मैंगो, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश से देख रहे हैं कांगड़ा टी है, उसको मिला हुआ है जीआई टैग। और इसी को यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं, विच वाज द फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो कौन से वैसे इंडिया के फर्स्ट प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, तो दार्जिलिंग है। यहाँ पे बी में जो आंसर है वो होगा दार्जिलिंग। आज हम लोग तो यहाँ पे देख रहे हैं बनाना डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका जो बोटनिकल नेम देख रहे हैं वो है मूसा पाराडिसिका, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद देख रहे हैं
इसका जो फैमिली है वो है मुशेई, और इसका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशिया। और इसको जो अदर फेमस नेम है बनाना का वो कल्पतारू है, एडम फिग है, ट्री ऑफ विजडम है, ट्री ऑफ पैराडाइज है, और एप्पल ऑफ पैराडाइज भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे देख लिए कि कितने नेम से इसे बोला जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं बनाना मूसा स्पेसिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप है इन इंडिया नेक्स्ट टू मैंगो। तो फर्स्ट है जो कि मैंगो है, और उसके बाद सेकेंड है इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स इंडिया में जो कि बनाना है। Among the fruits crop बनाना occupy the first position in production। जितने भी फ्रूट्स क्रॉप ग्रो किया जाता है उसमें बनाना है जो कि फर्स्ट पोजीशन रखता है प्रोडक्शन में, और इसका जो प्रोडक्शन होता है 29.16 मैट्रिक टन होता है, दैट इज 31.41% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन अंडर फ्रूट्स, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ परसेंटेज देख रहे हैं 31.41% है। और इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनाना इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में इंडिया है जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनाना का। और यहाँ पे देख रहे हैं इंडिया शेयर इन अ वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ बनाना इज़ 31.6%। और इन इंडिया बनाना रैंक फर्स्ट इन प्रोडक्शन एंड थर्ड इन एरिया एमॉन्ग फ्रूट्स। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं तमिलनाडु है द हाईएस्ट एरिया अंडर बनाना। तमिलनाडु का है जो कि हाईएस्ट एरिया रखता है बनाना में, बनाना कल्टीवेशन में ड्यूरिंग 2060 to 74, फॉलोड बाई आंध्र प्रदेश। उसके बाद है फर्स्ट में तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद गुजरात है। और ये एरिया में देख रहे हैं, और प्रोडक्शन में जो हाईएस्ट रखता है वो गुजरात है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सेकंड में तो गुजरात है एरिया में भी और प्रोडक्शन में भी, और आंध्र प्रदेश है जो कि प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है, और एरिया में भी सेकंड नंबर पे है। और यहाँ पे लेकिन गुजरात देख रहे हैं जो कि एरिया में थर्ड नंबर पे है, और लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो फर्स्ट नंबर पे है। और उसके बाद देख रहे हैं बनाना है जो कि रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट का है, कार्बोहाइड्रेट का बनाना रिच सोर्स है। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं इसमें रिच होता है विटामिन सी, विटामिन बी होता है जो कि रिच होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम का, फास्फोरस का, कैल्शियम का है, और मैग्नीशियम का है। और इसका देख रहे हैं ड्रॉप कैवेंडिश एंड नेंड्रन आर पॉपुलर कल्टीवार ग्रो फॉर टेबल पर्पस। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं बासराई इज द लीडिंग कमर्शियल वेराइटी ऑफ कैवेंडिश ग्रुप एंड इज द लीडिंग कमर्शियल वेराइटी ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे देखते हैं बनाना इज मोस्टली प्रोपेगेटेड बाय श्रवट शकर एंड राजोम। बनाना का जो मोस्टली प्रोपेगेशन करते हैं वो किसे करते हैं, शकर से करते हैं या तो राजोम से करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, कट राजोम यूज फॉर प्रोपेगेशन इज नोन एट पेपर्स। तो जो कट राजोम यूज करते हैं प्रोपेगेशन के लिए उसको बोलते हैं पेपर्स। और वेट जो लेते हैं शकर्स का वो 500 से 750 ग्राम का होना चाहिए। और मोस्ट कल्टीवार जो बनाना का होता है वो ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। और बनाना जो होता है कॉमनली जो फॉन्ड का होता है वो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होता है। और ट्रिप्लॉइड बनाना वेराइटी और नेपोवेन और लेडी फिंगर है। सीडलेस इन बनाना इज कंट्रोल बाई स्प्रे ऑफ 2,4-D। सीडलेस बनाना है जिसको कंट्रोल करते हैं स्प्रे करके 2,4-D at the rate 25 ppm।
High density planting at a distance 1.2:1.2 meter to 1.5:1.5 meter is commonly known as a day. उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं रिमूवल ऑफ मेल बर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज इज रेफर्ड एज डीनेबलिंग। तो यहाँ पे डीनेबलिंग पूछा जाता है कि क्या होता है, तो डीनेबलिंग होता है रिमूवल ऑफ मेल बर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फीमेल फेज। और यहाँ पे देख रहे हैं बनाना है जो कि मॉइस्चर लविंग प्लांट है। और इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं डीसकरिंग प्रोपिंग एंड डीनेबलिंग और इम्पॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस फॉलोड इन बनाना। तो डीसकरिंग होता है जो कि सकर्स इमर्ज होते हैं रूट्स के पास, वहाँ से उसको हटा देते हैं और उसी को डीसकरिंग बोलते हैं। और जो प्रोपिंग है इसमें क्या करते हैं, वैसे एरिया में जहाँ पे कि हाई बाइंड स्पीड रहता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि बांस का बैम्बो लगा करके उसको बांध देते हैं, उसी को बोलते हैं प्रॉपिंग। और डीनेबलिंग अभी देखें ही कि रिमूवल ऑफ मेल बर्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फीमेल, तो उसको बोलते हैं डीनेबलिंग। और यहाँ पे बंची टॉप ऑफ बनाना है जो कि फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 1891 में फिजी में। और सिगाटोका जो है वो डिजीज़ है, वो सीरियस डिजीज़ है किसमें, बनाना में। ये पूछा जाता है कि सिगाटोका किसमें होता है, तो ये बनाना में याद रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं फिंगर टिप डिजीज़ इज सीरियस इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग। तो फिंगर टिप जो डिजीज़ होता है वो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में मेनली रूप से होता है। स्ट्रॉन्ग वाइंड इज ए थ्रेट फॉर सक्सेसफुल बनाना प्रोडक्शन। In wetland system of banana cultivation, a specially trench method of planting is followed. तो अगर वेटलैंड एरिया है तो वहाँ पे हम लोग ट्रेंचिंग मेथड प्लांटिंग करते हैं। और फॉर द राइपनिंग ऑफ बनाना यूज लो कंसनट्रेशन ऑफ इथिलीन विथ 50 to 80 डिग्री सेल्सियस इन कंट्रोल चेम्बर। तो यहाँ पे देख रहे हैं राइपनिंग के लिए हम लोग जनरली जानते ही हैं कि इथिलीन का यूज करते हैं। और इसके लिए जो टेम्परेचर रखते हैं कंट्रोल चेम्बर में मेनली रूप से इसका करते हैं। और उसका जो टेम्परेचर रहना चाहिए वो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस। और एसिटिलीन होता है जो कि गुड नहीं होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद है क्या है, बनाना फ्रूट्स कैन बी स्टोर एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 85 to 90% ह्यूमिडिटी फॉर 3 वीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर स्टोर करते हैं 13 डिग्री टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी 85 से लेकर के 95% रहता है, तो इसको हम लोग 3 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एग्रो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। तो बनाना है जो कि मेनली रूप से ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो किया जाता है और इसको टेम्परेचर वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए सूटेबल होता है। और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 15 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए वो 25 से 85 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए जो सॉइल चाहिए वो डीप रिच लोमी सॉइल होना चाहिए और उसका पीएच 6.5 से 7.5 होता है, जो कि मोस्ट सूटेबल होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं द सॉइल विच इज़ नदर टू एसिडिक और नॉट टू अल्कलिन। जो सॉइल होना चाहिए ना तो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए और नहीं ज़्यादा अल्कलिन होना चाहिए। और रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल होना चाहिए। और हाई नाइट्रोजन कंटेन एडिक्वेट फॉस्फोरस होना चाहिए लेवल। और प्लेटी ऑफ पोटास इज गुड फॉर बनाना। अब इसका हम लोग कुछ वेराइटी देख लेते हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंट कल्टीवार है इंक्लूडिंग ड्रॉप, कैवेडिस, रोबोस्टा, मॉन्टन, पुवन, नेंड्रन, रेड बनाना, नैली, सफ़ेद विल्ची, बस रही है। और उसके बाद यहाँ पे प्लांटिंग मटेरियल अब देखते हैं।
यहाँ पे प्लांटिंग मटेरियल देख सकते हैं। तो इसमें जो इसका प्रोपेगेशन के लिए मेनली रूप से यूज करते हैं वो राइजोम और जो सावर सकर्स होता है उसका यूज करते हैं। और आजकल इसके प्रोपेगेशन के लिए टिश्यू कल्चर भी कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर से होता क्या है कि एक बार में एटलीस्ट 1000 या मोर देन 1000 प्लांट हम लोग लैब में इजीली ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, और जो यहाँ पे इसका जो शक्कर का जो साइज होना चाहिए वो 500 से 750 ग्राम का होना चाहिए। और इसका जो शक्कर कितने दिन का ओल्ड होना चाहिए, तो ये 3 से 4 मंथ ओल्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे सीजन ऑफ प्लांटिंग देख रहे हैं, तो ये मई और जून में होता है। प्लांटिंग करते हैं या तो सितंबर और अक्टूबर में कर सकते हैं। और इसके लिए जो स्पेसिंग रखते हैं वह 1:5 मीटर का रखते हैं हाई डेंसिटी के लिए नॉर्दर्न इंडिया में। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं खरीफ और रबी के लिए है कितना स्पेसिंग चाहिए। तो यहाँ पे खरीफ के लिए देख रहे हैं, उसके लिए जो स्पेसिंग चाहिए 1.5:1.5 मीटर चाहिए और 2:2 मीटर भी चाहिए, या तो हम लोग 2.5:2.5 मीटर रख सकते हैं। और जो रबी क्रॉप होता है उसके लिए 1:5:1.2 मीटर का रखते हैं, और या तो हम लोग 1.5:1.37 मीटर का रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पर स्टोरेज देख रहे हैं। तो स्टोरेज में अगर हम लोग 13 से 14 डिग्री सेल्सियस पे, और उसका जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगा वो 90 से 95% रहेगा, तो इसको हम लोग कितने दिन के लिए रख सकते हैं, 3 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं इन एथिलीन फ्री एयर, और अप टू 6 वीक कंट्रोल एटमॉस्फेरिक चैम्बर में एट 14 डिग्री सेल्सियस पे। और उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं पनामा बिल्ट है जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होता है, और ये एक सॉइल वॉर्म फंगल डिजीज़ है जो कि मोस्ट सीरियस होता है। पुअर ड्रेनेज जहाँ पे कि होता है वहाँ पे होता है, जहाँ के ड्रेनेज का फैसिलिटी पुअर होगा वहीं पे मेनली रूप से देखने को मिलता है। और इसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, जो भी अफेक्टेड रहेगा प्लांट्स रहेगा उसको अपरूटेड कर देंगे और बर्न कर देंगे, और या तो यूज करेंगे डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल या रेसिस्टेंस वैरायटी। अब यहाँ पे सेकेंड जो डिजीज देख रहे हैं वो है सिगाटोका डिजीज है। और इसमें क्या होता है, इसको येलो सिगाटोका भी बोलते हैं, जो कि एक मोस्ट सीरियस डिजीज़ है जो अफेक्ट करता है बनाना क्रॉप को। और इसका जो इनिशियल सिम्टम्स है वो येलो कलर का स्पॉट्स दिखता है लीव्स पे, यहाँ पे देख सकते हैं लाइट येलो स्पॉट ऑन लीव्स। और इसका जो कंट्रोल है वो क्या करेंगे, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करेंगे, 3 ग्राम लेंगे 1 लीटर वाटर में, या तो थायोफेनेट का स्प्रे करेंगे। और उसके बाद इसका जो लेंगे 1 ग्राम लेंगे 1 लीटर वाटर में। और उसके बाद देख रहे हैं थर्ड पे एंथ्रैक्नोज है, और ये डिजीज़ है जो कि अटैक करता है बनाना प्लांट को ऑल स्टेज में, कभी भी अटैक कर सकता है। और इसमें क्या होता है, द डिजीज फ्रूट ट्रंक ब्लैक हो जाता है और फ्रूट होता है जो कि श्रिवेल्ड हो जाता है। और इसका कंट्रोल करते हैं, स्प्रे करेंगे क्लोरोथेनोल का 0.2% और बेबिस्टिन का 50 डे के इंटरवल पे करते हैं। अब यहाँ पे बैक्टीरियल बिल्ट देख रहे हैं जिसको कि अदर नेम मोको डिजीज भी है। ये पूछा जाता है बैक्टीरियल बिल्ट का अदर नेम क्या है, तो मोको डिजीज है। और ये क्या है, यंग प्लांट पार्ट, जो यंग प्लांट होता है वो अफेक्टेड करता है सीवरली। और इसमें क्या होता है, द पर्सन्स ऑफ येलो फिंगर इन एन अदरवाइज ग्रीन स्टेम
ऑफ्टेन इंडिकेट द पर्सेंस ऑफ मोको डिजीज। और इसका जो कंट्रोल है वो क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सस्पेक्टेड प्लांट में बी हेल्प इन प्रिवेलिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज। उसके बाद 5th पे देख रहे हैं बनाना बंची टॉप है, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है BBTB। और ये जो बनाना बंची टॉप होता है ये ट्रांसमिटेड होता है किससे, एफिड से। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ट्रांसमिटेड है एफिड से। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पेंटालोनिया निग्रो नर्वोसा। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है बंची टॉप वायरस इज पर्सेंस ऑफ इंटरप्टेड डार्क ग्रीन स्ट्रिक along the secondary vein of the lamina of the midrib of the petiole. The disease plants remain stunted. तो disease plant रहेगा वो stunted रहेगा और do not produce bunch of any commercial value. इसका जो कंट्रोल है वो सिस्टमेटिक इरिडिकेशन ऑफ द डिजीज प्लांट sucker and the clumps is very essential. और यहाँ पे एक और देख लेते हैं, बनाना स्ट्रिक वायरस है और ये जनरली उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेनली रूप से जो फर्स्ट में 2-3 देखे थे वही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इंसेक्ट पेस्ट है, जो कि फर्स्ट देख रहे हैं सोडोस्टीम बोरर है। और ये क्या करता है, ग्रब होता है जो कि बोर करता है स्टीम को और फीड करता है विद इन द स्टीम। और इसका जो इनिशियल सिम्टम्स होता है वो एग्जीक्यूटेशन होता है प्लांट सैप फ्रॉम द ब्लैकेंड्स मासेस दैट कम आउट फ्रॉम द होल बोर बाय द ग्रब। और उसके बाद फाइनली होता है जो कि प्लांट होता है वो डाई कर जाता है। और इसका जो कंट्रोल करेंगे वो अपरूटेड करेंगे प्लांट्स को, इन्फेक्टेड प्लांट्स रहेगा उसको या तो बर्न करेंगे, या सेल्फॉस का 3 टैबलेट का यूज करेंगे पर प्लांट, जो कि कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे राइजोम विविल्स देख रहे हैं जो कि मोनोफैगस पेस्ट है। मोनोफैगस पेस्ट वैसे पेस्ट को बोलते हैं जो कि ओनली एक ही प्लांट को खाता है। इसमें क्या है, द लार्वा और grub of the weevils bore feed by tunneling in the banana plants. In heavy infected plantation production is low. तो जहाँ पे हैवी इन्फेक्शन रहेगा वहाँ पे प्रोडक्शन होगा जो डिक्रीज कर जाएगा। और इसका जो कंट्रोल है वो क्लीन प्लांटिंग मटेरियल का यूज़ करेंगे फील्ड में। और इसके बाद हम लोग स्प्रे करेंगे, स्प्रे नहीं है डीपिंग करेंगे, सकर्स को डीप करेंगे मोनोक्राप्टोफॉस में 0.5% लेंगे, 30 मिनट्स के लिए उसमें रखेंगे। उसके बाद देख रहे हैं बनाना एफिड्स है। और ये क्या है, द इंसेक्ट इज अ वेक्टर ऑफ द वायरस कॉजेज बाय बंची टॉप डिजीज। इसके कारण क्या होता है, बंची टॉप डिजीज होता है। और येलोइश ग्रीन निप्स एंड एडल्ट सक सेल्स है। और इसका जो कंट्रोल है वो देख रहे हैं मोनोक्राप्टोफॉस 0.05% देंगे और मेलाथियोन देंगे 0.1% 50 डे के इंटरवल पे। अब यहाँ पे एक देख रहे हैं ब्राउनिंग नेमेटोड। इसका जो फर्स्ट सिम्टम्स होता है वो देखने को मिलता है कहाँ पे, रूट्स पे क्या होता है कि स्मॉल डार्क स्पॉट्स हो जाता है। और जिसके कारण अफेक्टेड प्लांट्स रहेगा उस पर अगर हम लोग कुछ भी देते हैं, फर्टिलाइज़र देंगे, एप्लीकेशन या तो इरिगेशन करेंगे या कल्चरल प्रैक्टिसेस करेंगे तो उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। और इसके लिए क्या करते हैं, कार्बोफ्यूरॉन 3G का यूज करते हैं इसके कंट्रोल के लिए। और फोरेट का यूज करते हैं 10 ग्राम पर पीट। और नीम केक का यूज करते हैं 250 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम पर पीट। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बनाना है उसका प्लांटिंग मेनली 2 मेथड से करते हैं, पीट मेथड से और फॉरो मेथड से। ये पहले ही देखना था लेकिन
स्लाइड पीछे रह गया। और इसमें जो पिट्स का साइज रखते हैं वो 0.5 से लेकर के 0.5:0.5 मीटर का रखते हैं। और फॉरो में क्या करते हैं, जो कि कॉमन मेथड है, इसमें 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर का डीप करते हैं, ओपनिंग करते हैं ट्रैक्टर से और रिडजर से, जो कि डिस्टेंस होता है 1.5 मीटर। एंड राइजोम आर प्लांटेड इन द फॉरो। दिस मेथड यर्दिंग करते हैं ऑफ नीडेड टू बी फ्रिक्वेंटली डन टू कवर द एक्सपोज्ड राइजोम। उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट देख रहे हैं। तो बनाना है जो कि हाई अमाउंट इसको न्यूट्रिशन चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या है न्यूट्रिशन में, पोटेशियम इज इन जो होता है, जो कि नेसेसरी होता है बनाना कल्टीवेशन के लिए, और जो कि वाइटल रोल प्ले करता है। वाइल फॉस्फोरस रिक्वायरमेंट इज कंपैरेटिवली लो। फॉस्फोरस का जो इसमें रिक्वायरमेंट होता है जो कंपैरेटिवली लो होता है। और इसमें न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इज 10 kg FYM देंगे, फार्म यार्ड मैन्योर जिसको बोलते हैं। और 200 से 250 ग्राम नाइट्रोजन, 60 से 70 ग्राम देंगे फॉस्फोरस, और 300 ग्राम देंगे पोटेशियम। एप्लीकेशन ऑफ फुल डोज ऑफ NPK एट ए प्लांटिंग एंड N इज द 3 इक्वल डोजेज इन सोलो रिंग अबाउट 8 to 10 सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन रिकमेंडेड। अब इसमें इरिगेशन देख रहे हैं, तो इसको हम लोग पहले भी देखे कि जो बनाना है वो मॉइस्चर लविंग है, इसको बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना इसको वाटर चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं 1800 से लेकर के 2200 तक चाहिए पर एनम। और इन विंटर में इसको इरिगेशन चाहिए 7 से 8 डे के इंटरवल पे, लेकिन समर में 4 से 5 डे के इंटरवल पे इरिगेशन चाहिए। और टिश्यू कल्चर अगर हम लोग करते हैं तो उसके लिए जो सूटेबल होता है इरिगेशन वो डीप इरिगेशन होता है। और उसके बाद इंटरकल्चरल ऑपरेशन डिश सकरिंग हम लोग आगे भी देखें कि इसमें क्या करते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल बनाना प्रोड्यूस नंबर ऑफ शकर फ्रॉम द अंडरग्राउंड स्टीम। रिमूवल ऑफ अनवांटेड शकर इन ए बनाना कल्टीवेशन इज नोन एज डिश सकरिंग। तो डिश सकरिंग होता है जो कि रिमूवल ऑफ अनवांटेड शकर्स का होता है, उसी को डिश सकरिंग बोलते हैं। यहाँ पे प्रोपिंग देख रहे हैं, प्रोपिंग है जो कि ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन एरिया विथ हाई वाइंड स्पीड। Pseudo steam are propped up with bamboo, especially at the time of bunch emergence. अब यहाँ पे देख रहे रिमूवल ऑफ मेल फ्लावर बर्ड। तो रिमूवल ऑफ इसको क्या बोले थे, तो इसको हम लोग डीनेबलिंग बोलते हैं, रिमूवल ऑफ मेल फ्लावर बर्ड को। और यहाँ पे हार्वेस्टिंग एंड यील्ड देख रहे हैं। तो बनाना और हार्वेस्टेड रॉ और रैपेंड, बनाना को हार्वेस्टेड करते हैं कच्चा, और उसके बाद हम लोग इसको आर्टिफिशियली पकाते हैं। इसमें ड्रॉप बनाना और रेडी फॉर हार्वेस्टेड विद इन 10 to 14 मंथ। 11 से 14 मंथ में जो बनाना रहेगा ड्रॉप वेराइटी का वो रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। और अगर टॉल वेराइटी का लेंगे तो वो 14 से 16 मंथ में रेडी होगा। और इसका जो यील्ड देख रहे हैं 40 to 70 टन पर हेक्टेयर होता है, डिपेंडिंग ऑन वेराइटी और मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट रॉटन क्रॉप वुड बी रेडी बाई 8 to 10 मंथ। तो फर्स्ट अगर हम लोग रॉटन क्रॉपिंग लेते हैं, और रॉटन क्रॉपिंग वैसा होता है जो कि अगर हम लोग एक बार क्रॉप लगा दिए उससे फ्रूटिंग के बाद अगर उसको कट कर देते हैं और उससे नेक्स्ट ईयर भी क्रॉप लेते हैं तो उसी को बोलते हैं रॉटन क्रॉपिंग। और यहाँ पे देख रहे हैं फ्रॉम द हार्वेस्टिंग ऑफ द मेन क्रॉप एंड द सेकेंड रॉटन होता है जो कि 8 से 9 मंथ में होता है आफ्टर द सेकेंड क्रॉप के बाद। और ओवर पीरियड ऑफ 28 to 30 मंथ it is possible to harvest 3 crop, that is 1 main crop and 2 rotten crop.